Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss few important points of current affairs which are important on the date of 28 September 2024. इस वीडियो में हम लोग 28 सितंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसे पढ़ने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो 28 सितंबर 2024 के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी का शुभारंभ किया। ठीक है, एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल है। इट इज एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी। ठीक है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल का शुभारंभ किया। सो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसका नाम है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि यह पहल 27 सितंबर को शुरू की गई, जिसे विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस इनिशिएटिव जो है, ये जो इनिशिएटिव है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ये 27 सितंबर को शुरू किया गया, जिसे विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन मनाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट विश्व पर्यटन दिवस जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो उस दिन इस पहल की शुरुआत की गई। अब नेक्स्ट पॉइंट इसकी पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी का पायलट भारत के 6 पर्यटन स्थलों पर किया गया। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी जो इनिशिएटिव स्टार्ट की गई, इसका पायलट जो है 6 जगहों पर स्टार्ट किया गया था। तो कहाँ, तो ओरछा मध्य प्रदेश में, गांधीकोटा आंध्र प्रदेश, बोधगया बिहार, ऐजवाल मिजोरम, जोधपुर राजस्थान, श्री विजयपुरम अंडमान एंड निकोबार द्वीप में। ठीक है, तो इन 6 जगहों पर इसका पायलट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इज कि पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी कार्यक्रम का पायलट इस वर्ष 15 अगस्त से शुरू हुआ। इसका जो पायलट स्टार्ट हुआ था ये 15 अगस्त से शुरू हुआ था। ओके, तो और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विश्व पर्यटन दिवस पर विस्तार। विश्व पर्यटन दिवस 2024 पर पर्यटन मंत्रालय ने इस पहल का विस्तार करते हुए इस देश के 50 पर्यटन स्थलों में लागू किया। इसका पायलट जो है वो 6 जगहों पर स्टार्ट किया गया था और 2024 के विश्व पर्यटन दिवस पे इसे 50 पर्यटन स्थलों पर लागू कर दिया गया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट इज कि बेस्ट टूरिज्म विलेजेस प्रतियोगिता 2024 की विजेता, बेस्ट टूरिज्म विलेजेस कंपटीशन 2024। इसके रिगार्डिंग पहला पॉइंट क्या है कि 27 सितंबर 2024 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बेस्ट टूरिज्म विलेजेस प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। ठीक, तो क्या ये कि बेस्ट टूरिज्म विलेजेस कंपटीशन यानी बेहतर पर्यटन गांव का प्रतियोगिता जो हुआ था, तो उसके 2024 में इसका विजेता का घोषित किया गया 27 सितंबर को। अब यह प्रतियोगिता 2024-23 में भारत के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने और उन गांवों को पहचानने के लिए शुरू की गई थी जो सामुदायिक मूल्यों और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता है के माध्यम से सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करते हैं। ठीक है, तो वैसे गांव जो कि किसी न किसी माध्यम से सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षित कर रहे हैं, वैसे गांवों को चुना गया था, जिसे भारत 2023 में, ठीक है, 2023 से बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया था। तो ये था सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट इज कि 2024 की प्रतियोगिता में 8 श्रेणियों में 36 गांवों को विजेताओं के रूप में मान्यता दी गई। 2024 का जो कंपटीशन हुआ तो इसमें 8 कैटेगरीज में, 2024 के 8 कैटेगरीज में 36 गांवों को विजेता के रूप में मान्यता दी गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस पहल का जो इनिशिएशन है, एम जो है वो क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, जबकि सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरणीय स्थिरता के संरक्षण को समर्थन करना भी है, और साथ में जो कल्चरल हेरिटेजेस है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है वो सभी बरकरार रहे। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरणीय स्थिरता को भी संरक्षण को समर्थन करना है। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा पुस्तिका का विमोचन वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा बुक का, हैंडबुक का इनॉग्रेशन किया गया, लॉन्च किया गया। तो इसके रिगार्डिंग जो पॉइंट है कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 27 सितंबर को राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के उद्योगों का दर्जा प्रदान करने और लागू करने हेतु एक पुस्तिका का विमोचन किया। ठीक है, तो भारत सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा एक हैंडबुक को जारी किया गया जो कि बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जाएगा ताकि वो अपने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दे सके। ये हमारा तीसरा पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट इज कि क्षेत्रीय श्रम संसाधन चेन्नई को क्षमता निर्माण आयोग के द्वारा उत्तम मान्यता प्रदान की गई। रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट चेन्नई हैज बीन अवॉर्डेड द उत्तम एक्रीडिएशन बाय द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ठीक है, क्षेत्रीय श्रम संसाधन चेन्नई को क्षमता निर्माण आयोग के द्वारा उत्तम मान्यता प्रदान की गई। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट, ठीक है, RLI चेन्नई तमिलनाडु इज सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ DGFASLI। क्षेत्रीय श्रम संसाधन चेन्नई जो है ये DGFASLAI का एक
सबऑर्डिनेट है ऑफिस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। तो इसी को जो है एक एक्रेडिटेशन मिला, जो कि उत्तम नाम से, ठीक है, तो इन्हीं को मान्यता मिली उत्तम नाम से। तो ये जो स्टाफ है उनका ग्रुप फोटो है यहाँ पे। तो इस संस्था को क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा 6890 एन कोड के साथ मान्यता प्राप्त हुई है। इसको जो एक्रेडिटेशन दिया गया, कोड मान्यता जो दिया गया, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन सीबीसी के द्वारा 6890 कोड एन के द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट इसकी यह मान्यता संस्थान के व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षण में उच्च मानकों को मान्यता देती है। ये जो एक्रेडिटेशन है, ये इंस्टीट्यूट्स को हाई स्टैंडर्ड्स इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल यानी व्यवसायिक सुरक्षा, ठीक है, हेल्थ ट्रेनिंग यानी स्वास्थ्य प्रशिक्षण के रिगार्डिंग में भी इसको बढ़ावा देती है, पहचान देती है। एक नेक्स्ट पॉइंट इसकी मूल्यांकन मानक संचालन प्रक्रियाओं और कार्य विधियों के निरीक्षण के आधार पर किया गया। ये जो मूल्यांकन किया गया, मूल्यांकन बोले तो जो असेसमेंट किया गया, जिस बेसिस पे इनको मार्क्स प्रोवाइड किया गया, तो इसका जो कार्यविधि प्रक्रिया स्टेप्स के रिगार्डिंग और कार्यविधि प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग, तो इसके आधार पर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या इसका, इस संस्थान को राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के मानकों एनएससीएसआईटी, ठीक है, तो एनएससीएसआईटी क्या हो गया, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एनसीएसटीआई, तो इसके अंदर इसको उत्तम अवार्ड दिया गया है। क्षेत्रीय श्रम संसाधन की स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है, रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट क्षेत्रीय श्रम संसाधन की स्थापना 1960 में हुई थी, आरएलआई की एस्टैब्लिशमेंट 1960 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसे 1963 में तब के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम भक्तवत्सलम और केंद्रीय श्रम मंत्री श्री डी संजीवैया द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। तो ये 1963 में उस समय के तत्कालीन प्रधान मुख्यमंत्री जो थे श्री एम हाँ यहाँ पे था नाम हिंदी में भक्तवत्सलम, ठीक है, भक्तवत्सलम, और उस समय के यूनियन लेबर मिनिस्टर थे डॉक्टर श्री डी संजीवैया, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 1963 में। इट वाज आवर फोर्थ पॉइंट। आवर फिफ्थ पॉइंट इज कि एनएमसीजी की 57वीं, ठीक है, 57वीं कार्यकारी समिति की बैठक ने 1062 करोड़ के परियोजनाओं की मंजूरी दी, ठीक है। तो एनएमसीजी क्या हो गया, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उसने 57वें कार्यकारी समिति में 1062 करोड़ की परियोजनाओं की मंजूरी दी है। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन एनएमसीजी की 57वीं कार्यकारी समिति, ठीक, इलेक्शन एग्जीक्यूटिव कमेटी, कार्यकारी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक की अध्यक्षता श्री राजीव कुमार मित्तल ने की, जो एनएमसीजी के महानिदेशक है। ये एनएमसीजी के महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि बैठक में 1062 करोड़ की परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। इस बैठक में जो मीटिंग हुआ है, तो इसमें क्या है कि 1062 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है, ठीक है, परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट इसकी यह परियोजनाएं गंगा नदी के संरक्षण और स्वच्छता पर केंद्रित है। तो ये एनएमसीजी जो है गंगा नदी की साफ सफाई और सेफ्टी, कंजर्वेशन, संरक्षण भी, संरक्षण भी बना रहे, तो उस पर केंद्रित है। नेक्स्ट पॉइंट इसकी मंजूर की गई परियोजनाओं में महाकुंभ 2025 के दौरान सूचना, शिक्षा और संचार से संबंधित गतिविधियां भी शामिल है। तो इस परियोजना में महाकुंभ 2025 के दौरान होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, सूचना, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इन सब पे ध्यान देते हुए इस परियोजना को शुरू किया गया है। ओके, इट वाज आवर फिफ्थ पॉइंट। आवर सिक्स्थ पॉइंट इज कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2024, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024। अब इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को फार्मासिस्टों के वैश्विक स्वास्थ्य में योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ये 25 सितंबर को विश्व वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो मनाया जाता है हर साल, ताकि फार्मासिस्ट जो है उनको सम्मान किया जाए, उनको ऑनर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट किसके रिगार्डिंग कि इस आयोजन का आयोजन, द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल महासंघ, ठीक है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन एफआईपी के द्वारा, जो कि पार्टनर है डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनर है ये, तो उसके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसकी 2024 का विषय फार्मासिस्ट वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है। 2024 का जो थीम रहा इस साल का, तो वो कहता है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स, जो रोगों की रोकथाम, रोगी देखभाल, ठीक है, इन सब चीजों पे ध्यान दिया, रोगों की देखभाल और रोगियों की देखभाल पे, रोकथाम और देखभाल पे, रोकथाम की रोग भी बढ़े भी नहीं तो उस पर भी लगाम लगी रहे, और रोगियों का ध्यान भी अच्छे खासे से रखा जाए, तो इस पे ध्यान दिया गया वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के दिन पे। इट वाज द सिक्स्थ पॉइंट। आवर सेवेंथ पॉइंट इज कि भारत और उज्बेकिस्तान गणराज्य ने तथा
ताशकंद के द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान साइन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इन ताशकंद। भारत और उज्बेकिस्तान रिपब्लिक ने ताशकंद के ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया। अब इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि, ठीक है, बीआईटी, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर साइन किया गया है, जिसमें आप इमेज में देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस संधि पर भारत की केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री श्री खोदजायव जमशीद अब्दू खाकीमोविच ने हस्ताक्षर किए। ये जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ताशकंद संधि, तो इस पे किसका साइन हुआ, तो भारत के केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री श्री खोदजायव जमशीद अब्दू खाकीमोविच। ओके, तो इन दोनों ने साइन किया इस डॉक्यूमेंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि यह संधि भारत में उज्बेकिस्तान के निवेशकों और उज्बेकिस्तान में भारतीय निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और उदाहरणों के आधार पर सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए, तो ये सुरक्षा प्रदान करने के काम आएगी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दोनों देश एक दूसरे के अधिकारियों को, निवेशकों को। ठीक है, तो इन सब की बेसिस पे इस ट्रीटी को साइन किया गया है। इट वाज आवर 7th पॉइंट। अब 8th पॉइंट इज कि हिंद महासागर रिम संघ संगोष्ठी, ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेमिनार, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेमिनार। अब इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हिंद महासागर रिम संघ IORA के तहत अवैध, अनिर्धारित और अनियमित IUU मछली पकड़ने पर सेमिनार का दूसरा संस्करण 25 सितंबर 2024 को गोवा के नौसैनिक युद्ध कॉलेज में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये सेमिनार जो ऑर्गेनाइज किया गया, ये कहाँ पे हुआ, तो गोवा के कॉलेज में, नेवल वार कॉलेज में। ठीक है, नेवल वार कॉलेज, जो कि 25 सितंबर 2024 को हुआ था। इसका जो टॉपिक था तो वो इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग के बेसिस पे था। ठीक है, इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग के बेसिस पे था। इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेमिनार ने भारतीय महासागर क्षेत्र IOR, इंडियन ओशन रीजन में IUU मछली पकड़ने, ठीक है, तो IUU क्या गया, तो इलीगल, अनरेटेड एंड अनरेगुलेटेड एंड देयर इम्प्लीकेशंस, गतिविधियों और इसके आर्थिक, पर्यावरणीय और सुरक्षा क्षेत्रों को प्रभावों की समीक्षा थी। तो ये मीटिंग जो है, ये जो सेमिनार आयोजन किया गया, तो इसका इम्प्लीकेशन की जो IUU जो है, जो गैर कानूनी तरीके से मछलियों को पकड़ना होता है, फिर गैर संगठित तरीके से इसको जो भी व्यापार होता है, तो इससे जो भी असर पड़ता है इकोनॉमिक्स के फील्ड में, फिर एनवायरनमेंट के फील्ड में, और फिर सुरक्षा, सिक्योरिटी की फील्ड में भी, तो इन सब पे डिस्कशन किया गया इस मीटिंग में। नेक्स्ट कि इसमें उन कानूनी खामियों पर भी चर्चा की गई जो इन गतिविधियों को संबंधित करने में मदद कर सकती है, जिन्हें IORA सदस्य देशों द्वारा उठाया जा सकता है। ठीक है, तो IORA मेंबर स्टेट्स के द्वारा भी कदम उठाया जा सकता है इसके रिगार्डिंग, तो इन सब चीजों को भी डिस्कस किया गया। इट वाज आवर 8th पॉइंट। Our 9th point is कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस सेलिब्रेट्स इट्स 68th रेजिंग डे। ठीक है, तो DG ने क्वालिटी एश्योरेंस सेलिब्रेट किया 68th रेजिंग डे। 68th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया DGQA का डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस का। Celebrated 60th raising day on September 27th. It was the 68th raising day that was celebrated on 27 September. तो गुणवत्ता अनुशासन महानिदेशालय ने 27 सितंबर 2024 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस मनाया भी 27 दिसंबर को। तो यह नेक्स्ट पॉइंट की यह दिवस रक्षा साजो सामान, भंडार और उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो ये जो दिवस है, जो ये स्थापना दिवस है, तो ये इट इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इट्स जर्नी टुवर्ड्स इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ डिफेंस आर्मामेंट्स, स्टोर्स एंड इक्विपमेंट। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि DGQA ने भारतीय सेना के उपकरणों के लिए कठोर गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। DGQA हैज प्लेड अ की रोल इन सेटिंग एंड एनफोर्सिंग रिगरस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर इंडियन आर्मी इक्विपमेंट। तो DGQA जो है इंडियन आर्मी में हमेशा मददगार रही है अच्छे कामों के लिए, अच्छे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो ये DGQA का रूल हो गया भारतीय सेना में। इट वाज अवर 9th पॉइंट। अवर 10th पॉइंट इज कि मोम्बासा के मंगोटवे में केनियाई नौसेना अड्डे पर एक नए रेडियोलॉजी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला, फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ न्यू रेडियोलॉजी कॉम्प्लेक्स एट द केनियन नेवल बेस मोंटागवे इन मोम्बासा। अब इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि रक्षा सचिव श्री गिरिधर रामने ने 26 से 27 सितंबर 2024 तक केनिया में एक आधिकारिक दौरे के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरमाने लेड एन इंडियन डेलीगेशन टू केनिया। ठीक है, उन्होंने भारतीय डेलीगेशन को केनिया में निर्धारित किया, जिसे रक्षा मंत्रालय के प्रधान सचिव डॉक्टर पैट्रिक मारिजू के निमंत्रण पर किया गया। एंड ये जो डेलीगेशंस गए हैं केनिया में, तो इट वाज एन ऑफिशियल विजिट फ्रॉम सितंबर
ठीक है, तो इनको जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डॉक्टर पैट्रिक मेरू, इनके द्वारा आमंत्रण किया गया था, और ये कब गया, तो 26 से 27 सितंबर के दौरान में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस प्रतिनिधिमंडल में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। तो ये जो प्रतिनिधिमंडल, ये जो डेलीगेशन गया है केनिया में, तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रतिनिधि गए हैं इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके दोनों पक्षों ने बाहरी BAHARE, ठीक है, बाहरी द्विपक्षीय समुद्री सहयोग का मार्गदर्शन करने वाला संयुक्त दृष्टि बयान है। दोनों पक्षों ने इसमें अपना संयुक्त दृष्टि, अपना ऑप्टिमाइजेशन, अपना स्टेटमेंट्स दिए इसमें, ठीक है, उनका उल्लेख किया, जिसे दिसंबर 2023 में भारत के लिए राष्ट्रपति विलियम रूतो ने राज्य यात्रा के दौरान जारी किया गया था। तो ये राज्य यात्रा जब वो स्टेट की विजिट पे आए थे दिसंबर 2023 में, कौन, तो राष्ट्रपति विलियम रूतो, तो उनके द्वारा जो बात कही गई थी तो उस पर डिस्कशन किया गया इनके केनिया के विजिट में। अब 27 सितंबर 2024 को रक्षा सचिव ने मोम्बासा के केनियाई नौसेना के रक्षा सचिव अड्डे मंगोटवे का दौरा करेंगे। ऑन सितंबर 27-24 द डिफेंस सेक्रेटरी विल विजिट द केनियन नेवल बेस मोंटाग्वे इन मोम्बासा। ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी, जो भारत के डिफेंस सेक्रेटरी जाएंगे, तो वो 27 सितंबर को उन्होंने यहाँ पे दौरा किया। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी जो गए तो उन्होंने दौरा किया। नेक्स्ट पॉइंट इज कि उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी के तहत निर्मित और सुसज्जित एक नए रेडियोलॉजी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। अब वहां पे उन्होंने एक रेडियोलॉजी कॉम्प्लेक्स का भी इनॉग्रेशन किया। इट वाज अवर 10th पॉइंट। अब 11th पॉइंट इज कि भारत भूटान वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक, इंडिया भूटान कॉमर्स सेक्रेटरी लेवल मीटिंग। अब इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल और भूटान के MOICE के सचिव HE डाशो तासी वांगमो ने 27 सितंबर 2024 को थिम्पू में भारत भूटान वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक की अध्यक्षता की। कॉमर्स सेक्रेटरी श्री सुनील बर्थवाल और सेक्रेटरी MOICE किंगडम ऑफ भूटान HE डाशो तासी वांगमो, इन दोनों ने अध्यक्षता की एक मीटिंग की, जो कि इंडिया भूटान कॉमर्स सेक्रेटरी लेवल मीटिंग थी। ठीक है, इंडिया भूटान कॉमर्स सेक्रेटरी लेवल, और ये कब हुई, तो 27 सितंबर 2024 को। तो भारत भूटान के बीच में जो मीटिंग हुई ये हुई 2024 को, 27 सितंबर 2024 को। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी की सभी पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, संपर्कता बढ़ाने और दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने में शामिल उपाय शामिल है। इंडिया और म्यांमार के बीच में बिजनेस 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 ठीक है, व्यापार साझेदारी के सभी पहलुओं की चर्चा की, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस किया उन्होंने, जिसमें सीमा पर बुनियादी ढांचे, ठीक है, बॉर्डर्स पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट का जरूरत होगा, संपर्कता, कम्युनिकेशन बढ़े और दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने की बात शामिल है। ठीक है, तो व्यापार जो है वो और डूइंग ऑफ बिजनेस इज जो है वो इजिली से लागू हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज कि दोनों पक्षों ने भारत में अगली CSLM आयोजित करने पर सहमति जताई। ठीक है, तो दोनों पक्ष जो है भारत में अगला मीटिंग जो होगा CSLM वो होगा भारत में, जो आपसे सुविधाजनक तारीख पर होगी। बाद में इसका डेट डिसाइड किया जाएगा कि नेक्स्ट मीटिंग का होगा, तो लेकिन भाई ये है कि कंफर्म कि भारत में होने का चांसेस है ज्यादा, जो कि इन्होंने डिसाइड किया है। इट वाज आवर 11th पॉइंट। आवर 12th पॉइंट इज कि भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक, ठीक है, इंडिया और म्यांमार की ज्वाइंट ट्रेड कमेटी की 8th मीटिंग हुई। अब इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति JTC ज्वाइंट ट्रेड कमेटी की 8वीं बैठक आज भारत में वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। आज यहाँ कहने का मतलब है कि 27 सितंबर, ओके, तो 27 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन वाणिज्य भवन में इसका आयोजन किया गया। इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य मंत्रालय, भारत के वाणिज्य और उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन, ठीक है, भारत के वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन और म्यांमार के व्यापार विभाग के महानिदेशक श्री मिंट थुरानी की। तो म्यांमार के व्यापार विभाग यानी ट्रेड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड, म्यांमार के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड के मिस्टर मिंट थुरानी की, और भारत के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के श्री सिद्धार्थ महाजन ने, ही इज द जॉइंट सेक्रेटरी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि बैठक में आपसी विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग को संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई, जिसमें शिपिंग, वस्त्र, स्वास्थ्य, भारतीय औषधीय संहिता, ऊर्जा परिवहन और संपर्क, ICT, 5G टेलीकॉम, स्टैक और MSME क्षेत्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो इस बैठक में जो टॉपिक ऑफ डिस्कशंस रहे तो वो सब बहुत सारी चीजें रहे, जैसे कि शिपिंग, टेक्सटाइल, हेल्थ, इंडियन फार्माकोपोया, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, ICT, 5G टेलीकॉम, स्टैक एंड MSME सेक्टर। तो ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। हिंदी में देखा जाए तो वस्त्र, स्वास्थ्य, भारतीय औषधीय संहिता
ऊर्जा, परिवहन, संपर्क, आईसीटी, 5G टेलीकॉम, स्टैक और एमएसएमई क्षेत्र। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि म्यांमार इज द 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया विद इन आसियान। म्यांमार जो है आसियान में 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। ठीक है, भारत के साथ जो है आसियान में म्यांमार जो है 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग partner है। Okay, so these were the 12 points which have been discussed in this वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स। ये 12 पॉइंट्स है जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए करंट अफेयर्स के। इस पीडीएफ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपको जरूर सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।